हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना होगा, एरिया। एरिया के बारे में क्या जानना है? हम तो सब जानते हैं एरिया क्या होता है। ये अगर कोई स्क्वायर हुआ, इसकी साइड ए है, ये वाली साइड ए है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा, सब जानते हैं। अगर ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी सब जानते हैं। पर एरिया के बारे में हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है? तो एरिया सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेके चलेंगे और इसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे। अच्छा, दो टाइप का एरिया होगा हमारे पास में, एक तो ओपन एरिया और एक क्लोज्ड एरिया। तो ओपन एरिया के बारे में बात करें तो जैसे एक प्लेन शीट हो गया, एक सर्कुलर रिंग हो गया, ये सब एरिया क्या होंगे? प्लेन एरिया। अभी क्लोज्ड एरिया क्या होंगे? एक क्यूब हो गया, ये क्यूब, ये स्फीयर हो गया, ये सब क्या होंगे? क्लोज्ड एरिया। ये स्फीयर है यहाँ पे और ये क्या है? एक रिंग है। तो प्लेन एरिया के बारे में अगर देखें तो प्लेन एरिया की डायरेक्शन हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर और साथ में क्या लगाओगे? जे के। तो ये जे के ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया? तो हम इस जे कैप को नीचे भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखना, एक बार आपने एरिया की डायरेक्शन ऊपर बोल दी तो थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन में आपको एरिया की डायरेक्शन क्या लेना है? पॉजिटिव जे कैप ही लेना है। और एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एरिया की डायरेक्शन माइनस जे कैप ले ली तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन केवल और केवल क्या लेना है? नेगेटिव। तो एक बार आप डिसाइड कर लेते हो, या तो अपवर्ड डायरेक्शन को लो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो। जिस डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर लोगे उसी डायरेक्शन को लेके आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिंग आया, रिंग का जैसे यहाँ पे ये रिंग रखी, ठीक है, रिंग का एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। एक स्क्वायर प्लेट हुआ तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। और क्लोज्ड सरफेस में फिक्स होगा। जब क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। आउटवर्ड नॉर्मल। क्लोज्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कौन सा होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ से आउटवर्ड नॉर्मल, ये बाहर की तरफ, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे। अगर यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले लूं, आउटवर्ड नॉर्मल कौन सा होगा? ये आउटवर्ड नॉर्मल सारे, और ये भी इसका आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो एरिया क्लोज्ड जब सरफेस हो तो उसके लिए एरिया वेक्टर क्या होता है? उसका आउटवर्ड नॉर्मल। और एक प्लेन एरिया हो तो किसी भी एक डायरेक्शन में उसके हम एरिया वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये x, ये y और ये z, ये तीनों डायरेक्शन। अब यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल दिया है, इसका ये वाला साइड 3 है और ये वाला साइड 4 है। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? कैसे लिखोगे एरिया वेक्टर को? क्या होता है एरिया वेक्टर? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये क्या होता है? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? 3 into 4 यानी कि 12। अभी हमें एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर 4 क्या है? आई कैप, और 3 क्या है? जे कैप। तो आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है? के कैप। के कैप इसका क्या आ गया? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा, अगर उल्टा कर दें 3 जे कैप इंटू 4 आई कैप, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये भी सही होगा। पर अब जो आएगा वो एरिया वेक्टर क्या आएगा? -12
के। तो आपको ये जानना जरूरी है कि एरिया कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेके चलेंगे और एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस को क्रॉस करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो आपको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसी एनर्जी के क्या है? दो कंपोनेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होती है? एनर्जी। तो किसी भी सरफेस को कितनी से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों इसका जानना जरूरी है? क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी बॉडी से पास करते हो तो हमें जानना जरूरी है कि उस बॉडी से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है। जैसे कि आप लोग एक्सरे मशीन में देखते हो, एक्सरे मशीन से क्या पास होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारी बॉडी के कितने पार्ट से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है ये हमें जानना जरूरी है। इसीलिए हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आया, क्यों इसे पढ़ रहे हैं? ठीक है, और होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? फाई से। अब देखो, अगर हमारे पास कोई एरिया है, यहां से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ऐसे इस टाइप से रखा गया है ये एरिया नॉर्मल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया ऐसा रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है। तो बताओ, अगर इस एरिया की डायरेक्शन को मैं चेंज करते रहूं, डायरेक्शन को चेंज करते रहूं, तो क्या इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, बढ़ रही है? जैसे इस डायरेक्शन में मैंने एरिया को कम किया, इधर घुमाया, इस डायरेक्शन में आप जाते। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? ऐसी, और एरिया कैसा हो गया? ऐसा प्लेन। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। अभी धीरे धीरे वापस इसे घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होने वाला बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अच्छा, इस एरिया को बढ़ा दूं तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। अभी और किस बात के ऊपर डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि हमने इस सरफेस को कितने एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। और हम जानते हैं कि सरफेस का एरिया किस डायरेक्शन में होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होता है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? जब एरिया को भी ऐसा रख दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, तब हम बोलेंगे कि इससे फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है। अगर इस थीटा को धीरे धीरे चेंज किया जाए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। अच्छा, मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया इस टाइप से हो, मतलब इसका जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल कितना हो? जीरो। कितना एंगल हो? जीरो। तो यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो तब यहां से फ्लक्स मैक्सिमम आता है। तो अगर हमें लिखना हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E × A को हम बोलते हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, दूसरा एरिया के ऊपर, और तीसरा इन दोनों के बीच में एंगल के ऊपर। अब ये एंगल कॉस के साथ में लेना है या नेगेटिव साइन के साथ में लेना है, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे कॉस के साथ में, साइन के साथ में अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जब एंगल 0 आता है तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। पर हम जानते हैं कि इस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है, तो हम साइन न लेते हुए एंगल के साथ में क्या लेंगे? कॉस। तो यहाँ पे ई ए कॉस और साथ में क्या आएगा? थीटा। यह होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। ठीक है, अभी फाई इसे क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी एरिया भी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इसका क्या हो गया? यूनिट, ऐसा यूनिट। ठीक, समझ पाए आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में? अगर मैं बोलूं कि इसका वेक्टर फॉर्म में, इसका अगर इसके अलग अलग कंपोनेंट हो x, y और z डायरेक्शन में, एरिया के भी x, y, z डायरेक्शन में कंपोनेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? तो जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया Ex I k प्लस Ey j k प्लस Ez k k, और एरिया दे दिया, एरिया दिया हमें Ax I k प्लस Ay j k प्लस Az k k। तब आपको अगर फ्लक्स फाइंड करना हो फाई, तो किसके इक्वल होगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और हम जानते हैं दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इंटीग्रेशन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या फिर किसी बुक में इसे डीएस भी बोलते हैं। ये डीएस क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। डीएस होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके ऊपर? अच्छा, ये जो एंगल होता है मैंने यहाँ पे लिखा था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कैसे करते हैं अपन? ये अगर कोई एरिया हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये क्या होगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, if electric field passing through an area is E naught and its length is 1 and width is 2, length and width 1 meter and 2 meter, अगर ये गिवन है और साथ में ये बोला गया है कि ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताओ मुझे यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। तो कैसे फाइंड करते हैं फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अभी ई वेक्टर कितना है भाई? ई वेक्टर को हम लिख देंगे ई नॉट। अभी एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 इंटू
1 मतलब 2, और साथ में एंगल के लिखेंगे cos थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे 37 डिग्री। 37 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में हमें 37 दिया है तो हमें यहाँ पे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा 53 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल लेंगे 53 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा 2 E0 cos 53 का वैल्यू होता है 3/5। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 6 E0/5, ये हो जाएगा 5 जो एंगल जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे निकाला हमने। एक और क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ये कोई सर्कल है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, तो इसी प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे फाइंड जा रहा है जो यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और इसका रेडियस है वो है r। तो बताओ मुझे इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। तो कैसे करेंगे इसे, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फाई इज इक्वल टू होगा E0 इंटू ए, एरिया की जगह लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कितना लिखेंगे, अभी जिस प्लेन में ये रिंग है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब इसका नॉर्मल किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 90, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। तो जब जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और उसी एक प्लेन है, उस प्लेन में कोई सरफेस है और उसी सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो वहां से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कि अगर एक क्यूब है, ये है एक क्यूब जिसका साइड ए है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E0 I के, तो बताओ इस क्यूब से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, एक डायरेक्शन को क्या लेना है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी a स्क्वायर I कैप, और ये वाला क्या हो जाएगा I a स्क्वायर माइनस का I माइनस a स्क्वायर I कैप। ठीक है, अब इस एरिया से जाने वाला फ्लक्स फर्स्ट एरिया, इसको हम फर्स्ट एरिया बोल देते हैं, इसको सेकंड एरिया बोल देते हैं। तो फर्स्ट एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा E0 I के इंटू डॉट माइनस a स्क्वायर I के। तो फाई 1 क्या हो जाएगा हमारा I कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1। तो E0 इंटू a स्क्वायर नेगेटिव का ये आ जाएगा फर्स्ट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। अब सेकेंड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई 2 विल बी E0 I के इंटू a स्क्वायर I के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स और वो कितना होगा E0 a स्क्वायर। तो ये आ गया नेट फ्लक्स जो कि यहाँ से आउटवर्ड जा आने वाला। इस सरफेस पे फ्लक्स ये, इस सरफेस पे फ्लक्स ये, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नेट फ्लक्स निकालना होगा अगर, तो नेट फ्लक्स किसके इक्वल होगा फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 फ्लक्स है हमारा E0 इंटू a स्क्वायर माइनस का और E0 इंटू a स्क्वायर प्लस का, ये दोनों कट गए, नेट फ्लक्स क्या आया 0। तो अगर हम कॉमन माइंड से भी सोचे, कॉमनली ऐसे भी सोचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी भी सरफेस को क्रॉस करती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस में, टोटल सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करती है उतनी ही एग्जिट कर रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा
0। अब ऐसे कॉमन दूसरा अगर मैं कोई क्लोज्ड सरफेस दे दूं, ये दूसरा सरफेस दिया, तो यहाँ पे कोई मैंने रख दिया चार्ज, मैंने बोला इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर जा रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी आ रही है, मतलब नेट फ्लक्स इस सरफेस से क्या हो जाएगा 0, y विल बी 0। अच्छा, अगर मैंने इस चार्ज को इसके अंदर रख दिया किसी भी जगह पे, यहाँ पे रख दिया किसी चार्ज को, अब बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, तो बताओ नेट फ्लक्स क्या आएगा। अच्छा बताओ इसका जो एंगल होगा नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा, ये सारे हो गए इसके नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 से कम एंगल बना रहा है, मतलब जो भी E डॉट ए cos थीटा आएगा उसकी कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इन सब को ऐड करेंगे तब भी कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब कुछ न कुछ अमाउंट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जब चार्ज को हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस से बाहर रखते हैं तो उससे नेट फ्लक्स पास होने वाला क्या हो जाता है 0, और जब इसी चार्ज को हम किसी सरफेस के अंदर रख देंगे तब नेट फ्लक्स 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके बीच में कि अगर ये क्यूब हमने यहाँ पे रखा, ये रखा हमने क्यूब, और यहाँ से इस क्यूब को रखा हमने a डिस्टेंस पे, और इसकी साइड भी कितनी है a, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E is equal to ax ik, सॉरी x ik इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये x क्या है, ये x डायरेक्शन, जैसे जैसे हम x डायरेक्शन में चलते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो अब इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, वो देखते हैं। अभी ये सरफेस कैसा है, एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है तो जो इसका नॉर्मल होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल होगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर है तो बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे इस वाले सरफेस के लिए, इसे वन सरफेस बोल देते हैं, इसे टू सरफेस बोलेंगे। तो A1 एरिया, A1 वेक्टर क्या लिखोगे, माइनस a² ik लिखोगे। यहाँ पे एरिया क्या लिखोगे, A2 वेक्टर विल बी प्लस का a² ik, a² तो एरिया का क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और ik क्या हो गई इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पर भी a² क्या है इस एरिया का मैग्नीट्यूड, और i माइनस ik इसकी क्या है डायरेक्शन। ठीक है, तो A1 A2 एरिया लिखा। अब इस सरफेस पे जो एरिया फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, एरिया कौन सा लेना है 1 वाला, इसलिए A1 वेक्टर। अच्छा बताओ इसके बीच में एंगल कितना है, इसके और ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, ये हो जाएगा नॉर्मल, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इसी डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है Ex ik इस डायरेक्शन में। तो E डॉट A अगर लिखना हुआ तो वो क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं x ik, और एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस a² इंटू ik। ठीक है, तो x की जगह पे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, इसलिए x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम a ik, तो यहाँ पे लिख देंगे हम phi इज इक्वल टू a ik इंटू माइनस a² ik। तो यहाँ से phi आ जाएगा हमारा a इंटू a क्यूब, कितना हो गया ये
ए क्यूब, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो माइनस ए क्यूब ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस वाले सरफेस से? ये वाले सरफेस से। अभी सेकेंड सरफेस से अगर हमें निकालना है तो इसे बोल देंगे हम φ1 और φ2 अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखो फिर से E वेक्टर डॉट A2 वेक्टर लिखेंगे। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी x, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी a, और थोड़ा और चल गए a, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 2a, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे 2a के इक्वल, और साथ में डायरेक्शन क्या होगी i के, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हम एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर i कैप के इक्वल, तो i कैप इंटू i कैप तो 1 हो गया, 2a इंटू a स्क्वायर हो गया 2a क्यूब, तो ये आ गया फ्लक्स एट सरफेस 2। तो अगर नेट फ्लक्स लिखना हुआ इस सरफेस से पास होने वाला क्लोज्ड सरफेस से, तो फाइनाइट हो जाएगा हमारे पास में φ1 प्लस φ2 के इक्वल। अब देखो φ1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब, और φ2 की वैल्यू 2a क्यूब, तो नेट फ्लक्स आया वो कितना है a क्यूब के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला, तब जाके नेट फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस से कितना आएगा 0, जबकि चार्ज को कहाँ रखा है इस सरफेस के बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तब फ्लक्स कितना आएगा a क्यूब के इक्वल। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के, अगर बाहर हम चार्ज रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से पास होने वाला 0 हो जाता है, जबकि किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज रखते हैं तो कुछ न कुछ फ्लक्स आता है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये यहाँ पे सेंटर पे किसी स्फीयर से, किसी क्लोज्ड स्फीयर के सेंटर पे हमने रख दिया चार्ज Q, चार्ज Q रखा, इसकी रेडियस हमने दे दी r। तो हमें ये बताओ कि इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, चार्ज से दूर की तरफ, और कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है KQ बाई आर स्क्वायर। और इस क्लोज्ड सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल भी कौन सा होगा, ये होगा मतलब n कैप, ठीक है। तो अगर हमें इससे नेट फ्लक्स निकालना है फाई नेट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, यहाँ का छोटा सा एरिया और इसका वेक्टर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अगर, तो क्या लिख सकते हैं इसे E डॉट ds इंटू कॉस 0, क्योंकि इसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 0, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अमाउंट देखें तो क्या आएगा KQ बाई आर स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ds को एज इट इज रखते हैं। अच्छा, KQ बाई आर स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बचेगा केवल ds। ds मतलब ये छोटा सा एरिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा स्फीयर का, और स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो KQ बाई आर स्क्वायर इंटू हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, K की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से अगर फाइनाइट लिखें तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q इंटू 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, तो Q नेट कितना आया हमें Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब हमने ये केवल एक क्वेश्चन नहीं किया है, इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जब भी हमने एक चार्ज को किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा तो यहाँ से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि हमें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया गया है, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एक स्फीयर से ही हुआ होगा।
इस बारे में, या फिर कितनी रेडियस के स्फीयर से हुआ होगा, इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ से इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि हमने स्फीयर कितना बड़ा लिया है या कितना छोटा लिया है, या फिर स्फीयर ही लिया है, इस बारे में भी इस केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहीं भी हमें ये नहीं दिया गया है कि आर है यहाँ पे जो कि रेडियस होता है, या फिर ए स्क्वायर है जो कि किसी क्यूब का साइड का स्क्वायर होता है। तो क्यूब की भी साइड नहीं दी हुई है और रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो हर टाइप के सरफेस के लिए वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा? देखो, अगर मैंने ये स्फीयर लिया, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, ठीक है, अब यही स्फीयर अगर मैंने बड़ा कर दिया तो इस स्फीयर से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा? वो भी होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा दोनों इक्वल? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन सरफेस। अब इस सरफेस से जितनी लाइंस पास होगी उतनी ही लाइंस कहाँ से पास होगी? बड़े वाले सरफेस से भी। एक बात सोच के देखो तुम लोग कि अगर किसी बल्ब को मैंने रखा, ठीक है, अब इस एरिया से ये बल्ब दे रहा है, ये बल्ब दे रहा है 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी, और इससे बड़े वाले सरफेस से अगर हम देखें तब इस पे कितनी एनर्जी आ रही पूछा, तो यहाँ पे क्या है 100 जूल पर सेकेंड। मतलब ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हमने इस एरिया कितना बढ़ा लिया। तो यहाँ पे अगर ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जितनी यहाँ पे क्रॉस होगी उतनी यहाँ पे क्रॉस होगी। मतलब अगर इस एरिया को एक स्फीयर में लेते हुए एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया? एक क्यूब, तो इस क्यूब से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा जितना कि इस स्फीयर से हो रहा है। अच्छा, क्यूब न लेते हुए एक रैंडम कोई भी सरफेस ले लिया, इसके अंदर मैंने रख दिया चार्ज क्यू को, तब भी इससे कितना फ्लक्स पास होगा भाई? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अच्छा, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q1 और एक चार्ज यहाँ रख दिया Q2, अब बोलो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? अब भी फ्लक्स कितना पास होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। क्योंकि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि बाहर चार्ज कितना है। क्या समझ पाए? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना निकलता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। वो उस सरफेस का शेप कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उससे निकलने वाला फ्लक्स फिर भी क्या होगा? यहाँ पे मैंने चार्ज रखा Q, इसका रेडियस है R, तो इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स मैंने बोल दिया Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रखा बाहर की तरफ चार्ज Q चार्ज। यहाँ पे अगर मैंने बोला, पूछा कि फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स को तुमने क्या बोल दिया? 0 होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है उतनी ही जा रही है। अब यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन आपसे किया कि एक चार्ज इसके अंदर Q1 है, दूसरा चार्ज इसके अंदर Q2 है और बाहर तीसरा चार्ज इसके अंदर Q3 है। तो बताओ इससे नेट फ्लक्स कितना होगा? तो नेट फ्लक्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे? phi1 क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट dA, यही होगा phi1, और ये किसके इक्वल आएगा? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अभी दूसरे के कारण फ्लक्स पूछा तो phi2 वो कितना आएगा? E2 डॉट dA। ये E1 और E2 क्या है? Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 क्या है? Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितना आएगा? Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरे के कारण पूछा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स E3 डॉट, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 0 होगा इसके सरफेस पे? नहीं। क्या 0 होगा? फ्लक्स। फ्लक्स 0 हो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0 क्या है? फ्लक्स। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो तो फाई नेट फ्लक्स किसके इक्वल आएगा? phi1 प्लस phi2 प्लस
फाई 3 के इक्वल, और फाई 3 के इक्वल आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं E1 डॉट DA प्लस E2 डॉट DA प्लस E3 डॉट DA। ठीक है, इन सब का अगर सम करें तो किसके इक्वल आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये Q1 प्लस Q2 क्या है, जितना चार्ज हमने इस सरफेस के अंदर इनक्लोज किया है, तो चार्ज इनक्लोज्ड Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2 और 3 तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, कैसा सम, वेक्टर सम। अगर वेक्टर सम कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट डॉट DA, ये क्या आ जाता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अभी ध्यान से अगर देखें तो इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर हम एरिया किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को DA के साथ में इंटीग्रेट करके, और ये इंटीग्रल कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड इंटीग्रल। ये गोले का मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो यहाँ से हम गॉस थ्योरम लिखते हैं, गॉस लॉ, लॉ है थ्योरम नहीं है। गॉस लॉ क्या होता है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन enclosed surface is equal to charge enclosed by the surface divided by एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब ये जो सरफेस है ना जिसके अंदर इन चार्जेस को हमने क्लोज करके रखा है, इस सरफेस को हम पढ़ते हैं गॉसियन सरफेस। क्या सरफेस पढ़ेंगे, गॉसियन सरफेस। तो जो जिस सरफेस के अंदर हमने नेट चार्ज को क्लोज करके रखा है उसे पढ़ा जाता है गॉसियन सरफेस। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ये कोई हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमने चार्ज को रखा है, तो बताओ इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स, ये इधर से पूरा क्लोज है, हेमिस्फीयर पूरा क्लोज है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा इससे पास होने वाला, क्वेश्चन नंबर 1, नेट फ्लक्स किससे कितना होगा इससे पास होने वाला, चार्ज को हमने कहाँ रखा है, इस सरफेस के बाहर, तो जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा उतना ही एग्जिट कर जाएगा, मतलब नेट फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, यहीं पे ये एक हेमिस्फीयर है, इसके अंदर मैंने चार्ज Q को रख दिया है, तब यहाँ से नेट फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर ये हेमिस्फीयर ऐसा ओपन हुआ और यहाँ पे मैंने चार्ज को रखा, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये हेमिस्फीयर अगर पूरा होता, इनक्लोज्ड होता, तो इस पूरे सरफेस से चार्ज कितना जाता, Q बाई फ्लक्स कितना जाता, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें किसके लिए निकालना है, आधे के लिए, तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, तो फाई विल बी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आधे हेमिस्फीयर से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले पूरा एज्यूम कर लो और उसका क्या कर दो, हाफ। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गॉसियन लॉ के ऊपर कि एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट,
यहाँ पे एरिया ए, साइड ए है जिसका स्क्वायर प्लेट जिसका साइड ए है, इससे a/2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है। बताओ यहाँ से फ्लक्स कितना पास होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है a/2 डिस्टेंस पे रखा है हमने q चार्ज, और इसका इस सरफेस का साइड कितना है a। तो बताओ इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे। हम मानेंगे कि ये एक कंप्लीट क्यूब बना हुआ है। अगर ये एक कंप्लीट क्यूब होता तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा, फाई q/ε0। अच्छा, ये q/ε0 फ्लक्स कितने सरफेसेस से पास हो रहा है। एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला और दो इधर वाले। तो टोटल कितने सरफेस इसके पास, एक जैसे 6 सरफेस। तो 6 सरफेस को मिला के इतना फ्लक्स पास हो रहा है। तो एक सरफेस से कितना होगा, 5 q/6ε। इस सिंगल सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा q/6ε0। अगर ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला आपसे अगर पूछा जाए कि ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसके एक सरफेस यहाँ कॉर्नर पे अगर मैं एक चार्ज लगाऊं क्यूब, तो बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही क्यूब इधर आगे रख देते हैं। ऐसा ही क्यूब इधर भी रख देते हैं। ऐसा ही क्यूब इधर भी रख देते हैं हम। और ऐसे के ऐसे 4 क्यूब ऊपर भी रख देते हैं। ये 4 क्यूब रखे, 4 क्यूब नीचे रखे, 4 क्यूब ऊपर रखे। तो ये अब 4 नीचे हो गया, टोटली इनक्लोज्ड हो गया। कितने क्यूब से इनक्लोज किया हमने, 8 क्यूब से। तो हमें किससे निकालना है, सिंगल क्यूब से। तो अगर टोटल फ्लक्स निकाले इस 8 क्यूब से तो वो कितना आएगा, q/ε0। अभी टोटल कितने क्यूब है, 8 क्यूब। तो एक क्यूब से कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 8। तो q/8ε0 ये हो जाएगा एक सिंगल क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। और इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर ये क्यूब, इसी क्यूब में मैंने इसे कॉर्नर पर न रखते हुए इस सरफेस पे रख दिया। तो सरफेस पे रख दिया, तो अब बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। हम क्या करेंगे, एक ऐसा ही क्यूब इधर भी बना लेंगे। तो क्या ये ऐसा करने पे ये चार्ज टोटली इंक्लोज हो गया इन दोनों सरफेस के अंदर। टोटल इंक्लोज हो गया, मतलब अब नेट फ्लक्स यहाँ से कितना होगा, q/ε0। किनसे मिलके q/ε0 निकला, इन दोनों से मिलके। तो एक का कितना होगा फ्लक्स, q/2ε0 निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ये q/2ε0 आ गया। अच्छा, अगर यहाँ न रखते हुए किसी कॉर्नर पे रख दिया, चार्ज को रख दिया मैंने इस कॉर्नर पे, तो अब कॉर्नर पे रख दिया तो हमें कितने क्यूब चाहिए इसे पूरा इनक्लोज करने के लिए भाई, कितने क्यूब चाहिए, 4 क्यूब। कितने क्यूब चाहिए, 4 क्यूब। 4 क्यूब हमें किससे निकालना है, एक क्यूब से। चारों क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, पाई विल बी q/ε0। तो एक से कितना जाएगा, पाई विल बी q/4ε0। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कर सकते हो, फ्लक्स से रिलेटेड और गॉसियस लॉ से रिलेटेड।
अब हम आगे चर्चा करते हैं गॉसियस लॉ के बारे में। तो गॉसियस लॉ के सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। गॉसियस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉसियस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं गॉसियस लॉ। और वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकल कर आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना क्यों जरूरी था ये भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे गॉसियस लॉ के एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग एप्लीकेशन इसके पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज के लिए, प्लेन शीट के लिए, और भी बहुत से सरफेसेस होंगे उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे एक गॉसियस लॉ को यूज करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस लॉ।